नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सम्राट चौधरी के सीएम बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनते ही बड़े संकट में फंस गए। सम्राट चौधरी को अब समझ नहीं आ रहा है कहां से हम क्या करेंगे या न करेंगे। बच्चों की फीस देने की पैसे नहीं है, वेतन देने के पैसे नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है, विधायकों मंत्रियों को सैलरी देने की नहीं है, कर्मचारियों को नहीं है। अब उन्हें 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज चाहिए आरबीआई से, जिसकी गुहार दिल्ली में लगाया सम्राट चौधरी ने। सीएम बनते ही 12,000 करोड़ की गुहार है। इसके पहले वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई गई, वर्ल्ड बैंक नहीं सुना तो आरबीआई से गुहार लगा जा रही है कि महाराज जल्दी पैसे दो, वरना बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे, नेता अपने घर बैठ जाएंगे, सरकार कैसे चलेगी। सरकार को पास पैसे नहीं है, खजाना खाली हो गया है। वेतन और पेंशन का बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि बिहार का पूरा खजाना खाली है, कर्ज के ढेर पर चल रही है सरकार। आज वेतन देने के लिए पैसे लेगी, कल वेतन इस पेंशन देने के लिए पैसे लेगी, फिर नेताओं की सैलरी देने के लिए पैसे लेगी। तो पैसे सब उड़ कहां रहे हैं? सारे पैसे यह नेता अपनी जेब में भर रहे हैं या फिर यह नेता प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में विकास दौड़ रहा है आरबीआई के तरफ। सारा विकास दौड़ के आरबीआई की तरफ जाता है कर्ज लेने के लिए। एक ऐसे नेताओं के हाथ में बिहार चला गया है जिससे और कुछ कभी अब उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया और सीएम की कुर्सी से उतार कर फेंकने का भी एक रास्ता भी तैयार कर लिया। 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है और स्पीकर की कुर्सी पर बात फंस गई जेडीयू को। अब सबको समझ आने लगा कि सम्राट चौधरी को सीएम क्यों बनाया गया और नीतीश ने जेडीयू की पूरी ताकत अपने हाथ में क्यों ली कि हम चाहे तो गठबंधन रख सकते हैं, गठबंधन तोड़ सकते हैं, गठबंधन जोड़ सकते हैं, इन सभी चीजों का फैसला हम करेंगे। लेकिन हम इससे ऊपर चल करके चर्चा करना चाहते हैं बिहार की विकास। बिहार की विकास न तो कभी था और न तो आज है और न तो आगे उम्मीद की जा सकती, क्योंकि विकास जो बिहार का है वह कर्ज की ढेर पर है। अब ऐसे में सरकारें रहती हैं तो कुछ न कुछ तो काम करती ही है। कोई निकम्मी सरकार भी कुछ न कुछ तो करती है। अब जैसे एनडीए की सरकार जिस हालात में है, तो इसमें हम किसे कहें किसने कर्ज लिया और किसने कर्ज खा लिया। नीतीश कुमार के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि उन्होंने लूट खसोट मचाई है, लेकिन भाजपा वालों के पास और जेडीयू के लोगों के पास तो अपार शक्तियां हैं, धन है, कर्मचारियों के पास धन है। इसका मतलब कर्मचारी और नेता मिल करके पूरे बिहार को लूट बैठे हैं। जनता के हाथ बटेर भी नहीं आया। अब ऐसे में तू सत्ता पर मैं सत्ता पर, तू सत्ता पर मैं सत्ता पर वाली एक खेल चल रही है बिहार के अंदर। ऐसे में नीतीश कुमार जब 24 अप्रैल को पेच फंसा दिए हैं, बहुमत साबित करना है तो स्पीकर का पद हमें देना पड़ेगा, कैबिनेट विस्तार करना है तो गृह मंत्रालय का पोस्ट हमें देना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है और नीतीश कुमार लगातार बिहार गवर्नमेंट को 85 एमएलए की ताकत और केंद्र की मोदी सरकार को 12 सांसदों का धौंस लगातार जमा रहे हैं। ऐसे में सभी नेता अपने अपने उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बिहार के भविष्य की चिंता किसी भी नहीं है। नीतीश कुमार निशांत कुमार के साथ बिहार के दौरे करने जा रहे हैं, यह देखने कि 2030 में जेडीयू की सरकार बन पाएगी कि नहीं एनडीए गठबंधन के बगैर। और यह ऐलान कर रही है जेडीयू की 2030 में जेडीयू की सरकार, एनडीए की नहीं, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान नीतीश कुमार ने एक तरह से कर दिया है कि हम एनडीए छोड़ने वाले हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई। पश्चिम बंगाल के अंदर
चुनाव प्रचार थम गया, वोटिंग शुरू है। अब वोटिंग शुरू होनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सांस फूल रही है। अमित शाह ने ऐसा बात बोल दिया, ए दीदी, किसने कहा? अमित शाह ने। लगता है तमीज धो धा करके यह नेता पी करके बैठ गए, इन्हें तमीज नहीं है। अपने घर में भी बहन बेटियों को ऐसे ही बुलाते हैं क्या, जिसे तमीज भी न हो बोलने की, कि जिस महिला आरक्षण की बात यह करते हैं नंगई सड़कों पर कर रहे हैं, वही बिहार की पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री को ए दीदी कहते हैं। थोड़ा सम्मान से पूछ सकते हैं, लेकिन बदतमीजियां इन लोगों के रगों में समाई हुई है। ऐसी उम्मीद एक गृह मंत्री से इस देश के, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? और इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो अपने विशेषाधिकार का हनन करता है, उसे क्या कहा जा सकता है? ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस ने भी कदम पीछे हटे और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए रास्ते साफ किए और सपोर्ट अंदर खाने करने लगी कि ममता बनर्जी की सत्ता आनी चाहिए, सत्ता नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र किया, फर्जी वोटरों को इकट्ठा करके वोट डलाने का, वह षड्यंत्र ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बन गया है। ममता बनर्जी कैसे उससे निपटेंगी? ममता बनर्जी के लिए संकटों का पहाड़ टूटा हुआ है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद अगर ममता बनर्जी ने सफलता हासिल कर ली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह बहुत कठिन हो जाएगी, केंद्र की सत्ता बचा पाना कठिन हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के विशेषाधिकार हनन पर नोटिस लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा विशेषाधिकार है कि वह राष्ट्र के नाम संबोधन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी आपदा, किसी भी परिस्थितियों को लेकर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्र के नाम संदेश आप इस देश को तोड़ने के लिए करो। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया था, वह एक राजनीतिक संबोधन था और विपक्षी दलों के प्रति देश को भड़काने वाला था। साफ शब्दों में 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का और स्टालिन का नाम लेकर के इनसे के प्रति जनता को भड़काने का काम किया गया। एक चुनावी प्लेटफॉर्म बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेषाधिकार को। अब उसको लेकर के 700 पूर्व अफसरों ने, IAS अफसर हो, चाहे जजेज हो, वकील हो, बड़े बड़े जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन 700 लोगों ने चुनाव आयोग CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि नरेंद्र मोदी पर एक्शन हो। चुनाव आयोग का कोई जवाब ही नहीं है, जबकि वोटिंग पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का हो रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी फंस गए। फिर कांग्रेस के सेक्रेटरी वेणुगोपाल, KC वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी कर दिया विशेषाधिकार हनन का, नरेंद्र मोदी का। अब इसके तहत नरेंद्र मोदी की सांसदी जा सकती है, नरेंद्र मोदी को जेल हो सकता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफे देने पड़ सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी फंस गए। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ पा रहा है, जिस महिला आरक्षण बिल के आड़ में डूब करके इस देश को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, वही महंगा पड़ गया और अब विपक्ष नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग जोर शोर से करने लगा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने बचने के चक्कर में और अनाप शनाप गलतियां करते जा रहे हैं, जो भारी पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच एक नया मोड़ आ गया और वार्ता विफल हो गई। ट्रंप ने जिस तरह से सुबह यह ऐलान किया अपने ट्रूथ पर और कहा कि हम अनिश्चित काल के लिए सीज फायर करते हैं, और ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान जानता है अमेरिका धोखा देगा। ऐसे में होर्मुज के सारे रास्ते जो खुले हुए थे वह भी बंद हो गए। एक बड़ी आपदा हमारे देश पर ही नहीं पूरे विश्व में आने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका शिकार भारत होने वाला है। जिस प्रधानमंत्री को उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, देश को कैसे राहत मिलती, कैसे लोगों के रोजगार को बचाया जा सकता, कंपनियों को बंद होने से बचाया जा सकता, उस पर न ध्यान दे करके हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे ही देश को तोड़ने के लिए
अलग अलग तरीके का भाषणबाजी कर रहा है, जिसमें सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, सरकारी टीवी चैनल, एफएम, आकाशवाणी प्लेटफार्म जैसे प्लेटफार्म का उपयोग हो रहा है और सब इसी की गाथा गाते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसी मीडिया देश के अंदर है जो गुलाम बन चुकी है सरकार। ऐसे में आम जनता की चिंता जाहिर है कि यह मीडिया से भी उम्मीद नहीं कर सकते, इस सरकार से भी नहीं कर सकते और आखिरी सांस यह सरकार गिनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपना रंग दिखाने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों के साथ सोचने के लिए मजबूर हो चले हैं कि आखिर यह सरकार ऐसे ही चलती रही तो आगे की राजनीति आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की समाप्त हो जाएगी, उनके वोटर्स उनसे दूर हो जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की राजनीतिक कैरियर शुरू होने के पहले ही दम तोड़ देंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों के साथ सोच विचार में डूबे हैं कि समर्थन दे या समर्थन वापस ले ले, जबकि साउथ से उनके ऊपर प्रेशर और विरोध होना शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी का पाखंड पश्चिम बंगाल में चलेगा कि नहीं, और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए ही यह सारे प्रपंच रचे गए थे, लेकिन नीतीश ने सारे रंग उड़ा दिए, बिहार में दांव फेल। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार सत्ता में न रहते हुए, सीएम की कुर्सी न रहते हुए भी पूरे बिहार की सरकार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक झटका। ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की चर्चा अब नीतीश और नायडू के ऊपर दमदारी आ जाती है कि मोदी को बचे रहना है तो नीतीश नायडू जरूरी है और विपक्ष एकजुट होकर के इन्हें बड़ी से बड़ी चुनौती दे रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होगा, लेकिन अब जिस देश को रोजगार की जरूरत थी, जिन महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत थी, जहां पर संविधान और बचाने और लोकतंत्र को बचाए रखने की चुनौती थी, वहां पर रोजगार छीने जा रहे हैं, लघु उद्योग कंपनियां बंद होती जा रही हैं, महिलाओं को भेड़िए की तरह नोचा जा रहा है और कर्ज में देश को डुबाया जा रहा है। हकीकत यह है कि सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का परपंच इस देश में चल रहा है। ऐसे में बिहार का क्या होगा, बहुत चिंता का विषय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।